एजेंडा आज तक के मंच पर हम चर्चा कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की और किस तरीके के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं। और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दो ऐसे मेहमान हैं कि जो कई बार आज तक के स्क्रीन पर देखे गए हैं और उसके साथ साथ हमने कई बार इनको देखा है कि चुनाव का प्रेडिक्शन करते हुए और एग्जिट पोल भी करते हुए। प्रदीप गुप्ता मेरे साथ में है, एक्सेस माई इंडिया, और उसके साथ में यशवंत देशमुख भी है, सी वोटर के, और दोनों कई सालों से ये बात कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, क्या हम लोग ये सोच के चले कि 2024 के नतीजे आंख बंद करके, मतलब अभी तो कोई सर्वे करो या ये करो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं रह गई है, सब हो गया है, या नंबर्स प्रेडिक्ट करना बाकी है? नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि अभी 4 से 5 महीने का समय है और कुछ भी कह पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल होता है। और जब समय आता है तो जो भी दावेदार हैं, जो बैटलफील्ड के अंदर कंटेंडर्स हैं, वो अपना अपना दावा पेश करते हैं और उसके बाद तय होता है कि निर्णय क्या होगा। तो मैं ये कहूँगा कि मुकाबला अच्छा होगा, एक्साइटिंग होगा। थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए आउटकम के लिए। मतलब अभी भी यू आर नॉट रेडी टू कॉल द इलेक्शंस कि भाई हो गया है करके? यशवंत तो कर रहे थे कि भाई हो गया, डन हो गया अभी। नहीं, देखिए, अंतर केवल यह है कि जब हम ट्रैकर्स की बात करते हैं या प्री पोल की बात करते हैं, वो हम आज के मूड की बात करते हैं कि आज हमने तापमान नापा तो आज क्या है। अब ये तापमान 4 महीने 3 महीने वैसा ही बना रहेगा तो अलग बात है। बीच में चेंज होते हैं, कहते हैं ना, एक वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। तो एक हफ्ते में भी तापमान ऊपर नीचे कभी भी होता है, कोई बड़ी चीज होती है। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि जो स्थिति आज की तारीख में है, और खासतौर पे ये नतीजे आने के बाद में, तीन राज्यों के नतीजे आने के बाद में, मुझे लगता नहीं है कि अगर आज लोकसभा चुनाव आज की तारीख में वोट पड़ेंगे तो कोई बहुत चमत्कार होने की कुछ गुंजाइश है। ये मुझे नहीं लगता है। ये ठीक है कि हम प्री पोल में हम जहां छोड़ेंगे, प्रदीप के एग्जिट पोल तक आते आते वो मामला उसी तरफ और लैंडस्लाइड में कन्वर्ट होगा। और ये बिल्कुल सही कहा यशवंत जो बता रहे हैं वो 23 का, और आपने मुझसे सवाल किया था 24 का। 23 का बता दीजिए। 23 का तो जो यशवंत ने कहा वो सबके सामने, कहीं कोई उसमें शक या सवाल नहीं है। तो ऐसे 4 महीने में कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे विपक्ष की पार्टियां कि आपको लगता है कि भाई कुछ बचा है अभी भी उनके पास तीर, या कुछ चीजें हैं कि जो बदल सकती है? मेरा कहने का और आकलन का केवल एक महत्व है कि जो बोर्ड के ऊपर कंटेंडर सारे लग जाएं कि चुनाव में कौन है। जैसे बीजेपी की बात करें, इनकम्बेंट गवर्नमेंट की, तो आज वो अच्छे शिद्दत के साथ आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। और उसके चलते हम ये कह सकते हैं, जैसे यशवंत ने कहा, यदि आज चुनाव होते हैं तो इसमें कहीं कोई विषय ही नहीं है सोचने और समझने का कि किसकी बाजी होगी, बाजी कौन मारेगा। नंबर इधर उधर हो सकते हैं, बाजी आज की डेट में तो बड़ी क्लियर है, लेकिन 24 में क्या होगा ये एक सवाल है। नंबर इधर उधर हो सकते हैं आपने कहा, लेकिन नंबर बहुत मैटर करते हैं और अरिथमेटिक चुनाव का हम लोग उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बीजेपी 2072 सीट लेकर जीतेगी, 305 सीट लेकर जीतेगी, 300 सीट लेकर जीतेगी, या 250 सीट लेकर जीतेगी, ये भी बड़ा मायने रखता है। उस लिहाज से आपको क्या लगता है? एज ऑन टुडे मुझे लगता नहीं कि 300 के नीचे एक भी सीट है बीजेपी। जो स्थिति है, देखिए, हम लोग जब आकलन करते हैं और जैसा कि मैं कंजर्वेटिव हूं नंबर सीटों में कन्वर्ट करने के, मतलब मैं उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता जितना प्रदीप दिखाते हैं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, इट्स द स्टाइल ऑफ बैटिंग, ऐसे जैसे बोलते हैं। लेकिन मेरे जैसे कंजर्वेटिव पोलस्टर को भी आज की तारीख में बीजेपी 300 से नीचे नहीं दिखती एज ऑन टुडे। 4 महीने 5 महीने, जैसे प्रदीप ने बोला कि लंबा समय है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलायंस होते हैं, तमाम चीजों का वो होता है। अब एक सीमलेस अलायंस अगर अपोजिशन का होता है तो ऑब्वियस सी बात है, अरिथमेटिक में हम लोग देख चुके हैं, बिहार में जब महागठबंधन होता है तो किस तरीके से एक तरफा होता है, और यूपी में महागठबंधन के बावजूद भी बीजेपी जीतती है। तो कोई अरिथमेटिक केवल वो नहीं है ना, केमिस्ट्री भी बीच में आती है, अरिथमेटिक भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है। और अब तो ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा के 4 महीने का जब समय होगा तो फिजिक्स भी आएगा, क्योंकि फिजिक्स का मतलब यह है कि एक व्यक्ति एक समय में कितनी जगह उपस्थित हो सकता है। क्या इतने कैंपेनर्स हैं कि फिजिकली हर जगह पहुंच सकें, या जो मेन कैंपेनर है उनके अंदर फिजिकली इतनी ताकत है क्या कि वो मुकाबला कर सकें जो एनर्जी बीजेपी के टॉप ब्रास में है। आपने एलिफेंट इन द रूम की बात कर ली है तो हम बात ही कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि मुद्दा ये है, यहाँ पर 3 राज्यों के चुनाव की बात हुई है। इसके लिए एक मुद्दा बार बार यह निकलता है कि लोग कहते थे कि भाई 3 विधानसभा जीत लिए तो मतलब गिवन हो गया, लेकिन उसको हम दूसरी तरीके से देखते हैं, दूसरे तरफ से भी देख लेते हैं।
कांग्रेस ने अपना वोट शेयर जितना उनका जो है वो कायम रखा है, नंबर एक। नंबर दो, इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तरह जैसे बीजेपी के रीजनल सत्रप्स का मामला काफी इंपॉर्टेंट रहा था, उनका नाम काफी इंपॉर्टेंट रहा था। जैसे मसलन राजस्थान में घोषणाएं दी जा रही थी कि वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं लेकिन मोदी तुमसे बैर नहीं। इस बार तो सारे चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़े गए हैं, सारे के सारे मोदी ही गारंटी है कहा गया है। तो उनके नाम पर जितना निचोड़ना था वो तो निचोड़ चुके हैं। अब इसके बाद कुछ बचा है, अगर आप वही चीजें सुपर इम्पोज करें, मुझे पता है कि आप उसके बारे में कुछ आपका रवैया अलग, मतलब आपका सोच अलग है, लेकिन फिर भी, और ये दोनों के लिए सवाल है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा? भाई आपने पहले ही उनके नाम पर वोट दे दिया है, तब इसके आगे और कहां लाइन खींचेंगे? नहीं, देखिए, जो भी राज्य के चुनाव होते हैं उनके समीकरण, उनके राजनीतिक समीकरण और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका महत्व, इम्पोर्टेंस, पब्लिक क्या चाहती है राज्य के चुनाव में और पब्लिक क्या चाहती है लोकसभा के चुनाव में, ये हमने पिछले 20 साल में देखा है कि एकदम अलग अलग तरीके से। लेकिन वो तो तब होगा ना जब आपने राज्य में किसी चेहरे को प्रोजेक्ट किया होगा। यहाँ पर तो किसी चेहरे को प्रोजेक्ट ही नहीं किया है। नहीं, देखिए, चेहरा गुजरात में कहा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री कोई भी बने, सरकार तो कौन चलाता है सबको पता है, उस तरीके से किसी भी चुनाव के आउटकम में तीन ही विषय होते हैं। एक होता है पीपल, यानी उनके सामाजिक विषय, महत्व के विषय। दूसरा होता है गवर्नेंस ऑफ द डे, यानी इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में कैसा प्रदर्शन किया, जो कि उन्होंने वोट मांगते के समय वादे किए थे। और तीसरा विषय होता है कि ये दोनों चीज के लिए आज की डेट में जिसको हम वोट करने जा रहे हैं, वो टिकट पे नेता कौन होने वाला है। बिल्कुल आपने कहा कि मोदी जी ने डिक्लेयर नहीं किया था और मोदी जी ही थे, ये हमको कैंपेन में दिख रहा है। लेकिन साथ में जनता, यदि राजस्थान की बात करें तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट का, गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा था 5 साल में, और आगे क्या उम्मीद की जाए और विकल्प क्या है, इसके आधार पर जनता निर्णय। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनके नाम पर जितना वोट लेना था वो तो ले चुके हैं, अब वो पीक हो गया है कि इसके आगे लोकसभा में जा सकते? मैं एक ही चीज बता दूं कि मैं वही कह रहा हूं कि वो राज्य के चुनाव थे, राज्य के चुनाव पे टिकट पे मोदी जी नहीं थे। तो आप ये नहीं कह सकते जितना होना था हो गया ना, नहीं हुआ। वो तो जब केंद्र के चुनाव होंगे तो केंद्र के चुनाव में टिकट पे कौन होगा, जनता उसके आधार पर निर्णय लेगी। अगर सवाल ये है साहिल कि क्या ये पीक हो गया है, तो उसका जवाब है नहीं। ये बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं सैचुरेशन हो गया है, सैचुरेशन हो गया है। ठीक है, सैचुरेशन किस मायने में हुआ कि राजस्थान की 25 की 25, हाँ सही किस बात है। सीटों के मामले में आप कह सकते हैं कि सैचुरेशन हो गया कि 25 से राजस्थान में 25 ही रहेंगी ना। नहीं, लेकिन इस वोट शेयर में वो सैचुरेशन, मतलब जितनी 25 है वो 25 की 25 नहीं जीत पा रहे हैं। मतलब अभी का जो वोट शेयर हमको दिखाई दे रहा है, और जो इसमें वो उसमें आप अभी लोकसभा का मोदी डिविडेंड या मोदी फैक्टर आप नहीं जोड़ रहे हैं। मसलन जैसे राजस्थान की बात करें, वो फैक्टर अलग होगा। मैं आपको राजस्थान का बताता हूं। जैसे राजस्थान में 2014 में भी बीजेपी ने 25 जीती, 2019 में भी जीती, लेकिन दोनों के बीच के वोट शेयर का मार्जिन और बढ़ गया 2014 और 2019 के बीच में। मसलन 2014 की लड़ाई अगर थी 50% वर्सेस 45% की, सपोज कीजिए, 2019 में वो 55 और 40 की हो गई। 2024 में राजस्थान की वो लड़ाई 60 और 35 की होगी। कहने का मतलब ये है, तो आप देखेंगे कि राजस्थान की 25 की 25 बीजेपी न केवल जीतेगी बल्कि 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतेगी। तो ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन होने वाली है। 2019 में एक बहुत बड़ा आश्चर्य लोगों को झटका लगा था कि कितने सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट पाए। यूपी में उन्होंने पाया था, महाराष्ट्र में उन्होंने, सबको झटका लगा था। अब मैं आपको एक वो रिडल पजल जो भी देना जा रहा हूँ, जो झटका आपको 2019 में 50% का लगा था, हो सकता है 2024 में आपको वो 60% का लगे। कई सारे राज्यों में ऐसे जहां पर बीजेपी क्या उतना पा सकती। तो सैचुरेशन अभी आया नहीं है, मेरा ये कहना है। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, जिस सैचुरेशन को आप सीटों में नाप रहे हैं, वो सैचुरेशन आप देख रहे हैं जहां पे सीटें पूरी बीजेपी ने जीत ली, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी ने कम जीती या अभी तक कंटेस्ट में नहीं थी, क्या जब ऊपर का सर्ज बढ़ेगा तो जिन जगहों पे एंट्रेंस नहीं थी वहां पे एंट्री भी नहीं मारेगी, स्पिल ओवर इफेक्ट इफेक्ट होगा। तो हो सकता है कि वहां खाता खुले।
जहां खाता खुल गया था हो सकता है वहां सीटें बढ़े, और जहां पे सीटें बढ़ी हुई थी वहां पे हो सकता है कंप्लीट स्वीप हो, और जहां कंप्लीट स्वीप है वहां पे तो कंप्लीट स्वीप है ही है। इतना कॉन्फिडेंस है तो सर महाराष्ट्र का भी बता ही दीजिए, क्योंकि वही स्टेट। कॉन्फिडेंस ये आज का देखिए, ये आप अगेन आप साहिल, प्रदीप पत्रकार नहीं रहे हैं लेकिन मैं पत्रकार हूं इसलिए मैं वो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जानता हूं। अगेन प्रदीप की तरफ से भी या मेरी तरफ से भी या संजय या जो भी पोस्टर है, हमारा आज का मिजाज जितना भी है वो आज की तारीख का है। आपने आज बोला कि आज मैंने आपका ब्लड ग्लूकोज नापा, आज मैंने आपका बीपी नापा, आज बता रहे हैं। ये 4 महीने रहेगा इसकी गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन हाँ आज की तारीख में जितना है, और अगर ऐसा ही मौसम और ऐसी ही सेहत, ऐसी ही सब कुछ बना रहता है तो ये वाले हो सकता है कि फाइनल में भी कंटिन्यू। तो जैसे बताया ना, तो आपका प्रश्न आपको ठीक करना पड़ेगा। आप प्रश्न कीजिए 24 में क्या और आज क्या। चलिए मैं एक फाइनल आपको एक ये कर लेता हूं कि जी। फिर आपको क्या लगता है कि 3 राज्यों का तो ठीक है भाई, सीट्स वहां पर ऑलरेडी पीक पर है, अब आने बाकी राज्यों का क्या आपको लगता है? नहीं, जैसे मैंने कहा, हर राज्य की और हर चुनाव की अपनी एक डायनामिक होती है और उसके आधार पे राजनीतिक आउटकम आता है। जैसे महाराष्ट्र में एकदम अलग राजनीतिक परिदृश्य है, बिहार में एकदम अलग है, यूपी में एकदम अलग है, ये सब बड़े बड़े राज्य हैं, बंगाल में एकदम अलग है। फिर आप देख रहे हैं साउथ में स्थिति क्या है। आप उसको नहीं बुला सकते कि साउथ में कर्नाटक और तेलंगाना एक के बाद एक जीता है कांग्रेस ने। अभी भी क्लोज कंटेस्ट आप उम्मीद करते हैं? नहीं, मैं क्लोज और एक तरफा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि जो प्रिपरेशन करेंगे, खासकर अपोजिशन, क्योंकि बीजेपी की तो प्रिपरेशन बिल्कुल पुख्ता है, रेडी है, तो उसके ऊपर निर्णय रहेगा कि वो कितने अच्छे से मैसेज और मैसेंजर जनता के बीच दे पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।